हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में विद द हेल्प ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करती है, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, भाई अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। मैनेजर्स पता लगाते हैं कि टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक कितने कितने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे, उन डिपार्टमेंट्स के अंडर कितने मैनेजर्स अपॉइंट होंगे, उन मैनेजर्स के अंडर कितने सुपरवाइजर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड अदर वर्कर्स अपॉइंट किए जाएंगे। यानी इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। यह पता लगाने के लिए परफॉर्म किया जाता है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करने का मेन मकसद केवल और केवल उन सभी आइटम्स को अरेंज करना होता है जो बिजनेस में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अरेंजिंग ऑल दोज थिंग्स which are required to achieve the objective of business. ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार किया जाता है और उस ढांचे को तैयार करते हुए हम वर्कर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये पता लगाते हैं और वो सारी आइटम्स अरेंज करते हैं जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। यानी इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि प्लानिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग करने से हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है और ऑर्गेनाइजिंग उस प्लान को अचीव करने के लिए वो सारी आइटम्स अरेंज करेगी जो हमें चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है यहां पर फ्रेमवर्क, ढांचा। जब एक मैनेजर मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है, जब एक मैनेजर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा ही तो तैयार करता है और उस ढांचे को ही तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहां पर आपको क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए कि मैनेजर्स जो हैं वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने से मैनेजमेंट के पास एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है और उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने से एक ढांचा तैयार हो जाता है। उस ढांचे को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क।
ये जो फ्रेमवर्क है वो मैनेजमेंट का एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है, मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ढांचा तैयार होने से वर्कर्स रिसोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, ये क्लियर हो जाता है। और क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, कौन क्या काम करेगा, ये सबको पता चल जाता है। इसके कारण वर्कर्स के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं और जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं मटेरियल्स, वो भी काउंट किए जाते हैं। यानी इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने से हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता चलता है। जब एक मैनेजर मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार हो जाता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने में हेल्प करता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने वर्कर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि यहां पर एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और यहां पर एक तरफ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर हम कहें कि प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक समय में अपने नीचे 3 सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कितने वर्कर्स को एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो मान लो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो एक समय में अपने नीचे 5 बंदों को, 5 सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हुआ, 5 वर्कर्स। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने वर्कर्स को मैनेज कर सकता है। सो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा हमारे पास आता है ना, उससे हमें पता चलता है कि हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना होगा, यानी कौन सा वर्कर अपने अंडर कितने सब वर्कर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आउटकम है। जब मैनेजर अपना सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है ना, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार होता है और उस ढांचे को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने से हमें पता चला कि हमारे बिजनेस में प्रेसिडेंट कितना है, एक है, ऑनर एक है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके साथ फाइनेंस और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट। फाइनेंस का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके अंडर एलोकेशन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का मैनेजर आएगा, अकाउंटिंग मैनेजर आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का मैनेजर आएगा, जो फाइनेंस से डील करेंगे। यानी ये ढांचा तैयार हो रहा है। मैनेजर जब ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करता है, मैनेजर जब मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है, तो एक ढांचा तैयार होता है। उस ढांचे को ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे ही जो ऑपरेशंस का वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या क्या चेक करेगा, उसके अंडर कितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, वो कितने वर्कर्स को मैनेज कर सकता है। वो प्रोडक्शन मैनेजर को मैनेज करेगा जो कि लार्ज अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करेगा। वो जो है स्मॉल अप्लायंसेस के प्रोडक्शन मैनेजर को भी कंट्रोल करेगा और ह्यूमन रिसोर्स को भी कंट्रोल करेगा। यहां पर हमारे पास आता है मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट। जो मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट है वो सेल मैनेजर को कंट्रोल करेगा, कस्टमर सर्विसेज को भी कंट्रोल करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको भी मैनेज करेगा। तो इन शॉर्ट मैनेजर ने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करने से एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया
जो कि ये रहा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलेंगे। सो ये एक ढांचा है जो कि मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन से हमें पता चलता है, और हमें यह भी पता चलता है इस ढांचे के बाद हमें यह भी पता चलता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। एक मैनेजर अपने अंडर कितने वर्कर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, दैट इज स्पैन भी हमें पता चलती है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वैसे अगर देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करती है, लेकिन कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है। सो टोटल हमारे पास 4 कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। फर्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड हमारे पास आता है डिविजनल स्ट्रक्चर, थर्ड हमारे पास आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। आज के इस सेशन में हम फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को अच्छे से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको केवल और केवल वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही करता है। लार्ज बिजनेस विद सिंगल प्रोडक्ट। मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल्स, वो सिर्फ साइकिल्स ही मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। इन दैट सिचुएशन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस बना सकता है। यानी साइकिल बनाने के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे साइकिल बनाने के लिए सबसे पहले फाइनेंस चाहिए होगा, तो वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देगा जो फाइनेंस अरेंज करेगा। फाइनेंस अरेंज करने के बाद प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। प्लानिंग करने के बाद परचेजिंग करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की साइकिल्स बनाने के लिए। परचेजिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। परचेजिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में सेल करना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस का ढांचा बनाते हैं, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ढांचा बन जाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को हायर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए, उनकी प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेट करने के लिए, न्यू न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसर्च और डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। परचेजिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। यानी इन शॉर्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, तैयार करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसा फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स बना दिया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट नंबर 1, एडवांटेज नंबर 1, इंपॉर्टेंस नंबर 1, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। परचेज डिपार्टमेंट में हम उन्हीं वर्कर्स को हायर करेंगे जिनको सेल्स करनी आती है। परचेज डिपार्टमेंट को हम केवल उन्हीं वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे जिनको परचेजिंग के बारे में नॉलेज है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम केवल उन्हीं वर्कर्स को हायर करेंगे जिनको फाइनेंस की नॉलेज है। यानी हर बंदा जिस वर्क में परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, हम उसको वही काम देंगे।
बार बार लगातार वही काम करते करते वो बंदा इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा और पहला एडवांटेज, जिन भी बंदों को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड की जाएगी वो अपने वर्क में स्पेशलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जिसके कारण रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क अचीव हो पाएगा। सो एडवांटेज नंबर 1, फंक्शनल स्ट्रक्चर विल प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। हर वर्कर को अपना काम अच्छे से आता होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी। सेकेंड एडवांटेज हमारे पास है प्रोमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब क्योंकि फंक्शनल में हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, एक मैनेजर होता है, और हर मैनेजर अपने वर्क के ऊपर फोकस करता है, अपने वर्कर्स को कंट्रोल करता है। जैसे परचेज के अंडर 3 वर्कर्स हैं जो परचेजिंग करते हैं, तो इन तीनों की जिम्मेवारी, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर की है। तो परचेज डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा, अपने वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखेगा, तालमेल के साथ काम करेगा। सो दूसरा एडवांटेज क्या मिलेगा, जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होगी। हर वर्कर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट होगी। विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट मतलब परचेज डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन होगी लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट। ऐसे ही थर्ड एडवांटेज हमारे पास है मिनिमाइज द डुप्लीकेशन। अब क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट को सेपरेट वर्क दे दिया गया है। परचेज वाला परचेज करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस अरेंज करेगा, और सेल्स वाला सेल्स अरेंज करेगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। अब क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता तो वर्क एफर्ट्स भी बच जाएंगे और ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। डुप्लीकेशन कैसे नहीं होगा, क्योंकि भाई सेल्स डिपार्टमेंट अपना सेल्स का काम करेगा, वो परचेज का काम करेगा ही नहीं, और परचेज वाला अपना काम करेगा, वो सेल्स का काम नहीं करेगा। यानी हर बंदा अपना अपना काम करेगा, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसके कारण वर्क का डुप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगा। हर वर्कर अपनी फील्ड के लिए काम करता रहेगा। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है प्रॉपर अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। अब जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट को, हर फंक्शन को एक प्रॉपर अटेंशन मिल जाती है। जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है वो सेल्स की एक्टिविटीज को प्रॉपर अटेंशन देता है, प्रॉपर परफॉर्म करता है। ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेजिंग का वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपना काम अच्छे से करता है, प्रॉपर अटेंशन देता है। अगर हर डिपार्टमेंट अपना वर्क अच्छे से करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। सो फोर्थ एडवांटेज क्या है, अगर हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपना ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करते हैं तो हर डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर अटेंशन मिल जाएगी, हर फंक्शन परफेक्टली परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, लेस इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हमने बताया, हर डिपार्टमेंट अपने फंक्शन को ड्यू अटेंशन देगा, अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट अगर अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, सारा फोकस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में करेगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो धुंधला पड़ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो जब फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए जाते हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार किया जाता है, तो हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो काम करता है, अपना बेनिफिट तो देखता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जर्नल ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं, अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी हमने आपको बताया था कि जब फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार किया जाता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो हर डिपार्टमेंट
कोऑर्डिनेट के साथ काम करता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट होती है, विद इन द डिपार्टमेंट। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर 3 वर्कर्स हैं, तो तीनों वर्कर्स एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि सेल्स डिपार्टमेंट क्या परचेज के साथ, क्या परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये नहीं हो पाता। हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है, अपने लिए काम करता है, उसको कोई मतलब नहीं कि बाकी के डिपार्टमेंट्स कैसे चल रहे हैं। वो अपने डिपार्टमेंट को सुधारना चाहता है और मैनेजर की निगाहों में, प्रेसिडेंट की निगाहों में अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि हमें तालमेल के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ काम करना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन विद इन डिपार्टमेंट। आउटसाइड द डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने लिए काम करता है। थर्ड हमारे पास है इनफ्लेक्सिबल। अब जैसे कि आपको पता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर 3 वर्कर्स हैं। अगर हम इस सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर को परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा। अगर हम कोई चेंज करना चाहें, किसी वर्कर का डिपार्टमेंट चेंज करना चाहें ड्यू टू एनी रीजन, मान लो ये सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर का अपने सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया, जिसके कारण प्रेसिडेंट्स ने, ऑनर्स ने डिसाइड किया इसका डिपार्टमेंट हम चेंज कर देते हैं और इसको परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो वर्कर है ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ही बना है। इसको सेल्स अच्छे से करनी आती है, इसको परचेज या फिर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। अगर इसको ट्रांसफर करना है तो पहले इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसको नॉलेज देनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। सो तीसरा कारण ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल। फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर एक इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोर्थ हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में ना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप को दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सबको रिसोर्सेज टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट को 10 लाख का बजट दिया गया, परचेज डिपार्टमेंट को 20 लाख का बजट दिया गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को 15 लाख का बजट दिया गया। तो ये बजट के कारण ना तीनों डिपार्टमेंट्स में झगड़े हो सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट वाला परचेज के लिए कहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला भी परचेज के लिए कहेगा कि उनको बजट ज्यादा मिला है, हमें कम मिला है, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते हैं, हमें भी बजट ज्यादा चाहिए, हमें भी ज्यादा पैसा चाहिए, तब हम काम करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में। लास्ट डिसएडवांटेज हमारे पास है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब क्योंकि इसमें हम डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग ढांचा तैयार करते हैं और इसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना काम सही से नहीं किया तो ये कह सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेरे को फाइनेंस नहीं दिया, जितना मेरे को पैसा चाहिए था उतना मेरे को नहीं मिला, इसके कारण मैं अपना काम नहीं कर पाया। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी ना दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं। यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हम ये कह नहीं सकते कि सेल्स डिपार्टमेंट का काम ना करने से सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर जिम्मेवार होगा। सेल्स डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डाल देता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर डाल देगा। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो ट्रांसफर करता रहता है, जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पाती। अगर हम बात करें इसके सूटेबिलिटी की, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर किस बिजनेस के लिए सूटेबल है, सो इट इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, और उस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हो, एंड
ईच फंक्शन रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और ईच फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो उस समय पर यह स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, उस बिजनेस में बहुत सारी डिफरेंट फंक्शंस या फिर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है और हर एक्टिविटी में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, इन दैट सिचुएशन आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम करते हैं। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक तो कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को और कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाए इस वीडियो को क्रिएट करने का। डिविजनल स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सेपरेट डिवीजन आपको क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे साइकिल्स मैन्युफैक्चर करते हो आप, बाइक्स मैन्युफैक्चर करते हो आप, कार मैन्युफैक्चर करते हो आप। इन दैट सिचुएशन आपको साइकिल्स के लिए, बाईसाइकिल्स के लिए और कार्स के लिए एक सेपरेट यूनिट चाहिए होगा, एक सेपरेट डिवीजन चाहिए होगा, ताकि आप अपने हर प्रोडक्ट को एक ड्यू अटेंशन दे सको, ताकि आप हर प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली डील कर सको और हर प्रोडक्ट से मुनाफा कमा सको। सो इन शॉर्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करती है अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्ट्स। जितने प्रोडक्ट्स वो बनाती है, जितने प्रोडक्ट्स में वो डील करती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बनाती है। सो अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क इज डिसाइडेड एज पर द डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी डिविजन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है या फिर कितने प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल बाइक्स और कार्स, आप इसमें डीलिंग करते हो, तो बाइक के लिए और कार के लिए आपकी सेपरेट यूनिट्स बनाई जाएंगी। बाइक का एक सेपरेट प्रेसिडेंट होगा, कार का एक सेपरेट प्रेसिडेंट होगा, ऑनर होगा या फिर कह लीजिए मैनेजर होगा। बाइक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सेपरेट देखे जाएंगे और कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी फंक्शंस होंगे वो सेपरेट परफॉर्म किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका बिजनेस जो है वो कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर और स्किन केयर में डील करता है। गारमेंट का एक सेपरेट मैनेजर होगा, कॉस्मेटिक्स का सेपरेट मैनेजर होगा, फुटवेयर का एक सेपरेट मैनेजर होगा और स्किन केयर का सेपरेट मैनेजर होगा। गारमेंट के अंडर सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अगर आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, परचेजिंग करनी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सब फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। यानी हर यूनिट के अंडर आपको सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। कॉस्मेटिक्स के अंडर आपको परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब बनाने पड़ेंगे। गारमेंट में भी आपको ये सारे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग पहले डिविजन्स बनाई जाती हैं, फिर उन डिविजन्स के अंडर सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग। सो इसमें हम फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो इसका एडवांटेज हमारे पास है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जैसे कार, बाइक एंड साइकिल। सो क्योंकि इस डिविजनल स्ट्रक्चर में हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, इसलिए हर प्रोडक्ट को एक ड्यू अटेंशन मिलती है। हर प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट मैनेजर है और उस मैनेजर के अंडर सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है,
हर प्रोडक्ट को एक स्पेशल अटेंशन मिल जाती है और वो अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिसका बेनिफिट कस्टमर्स को भी मिलता है और मैन्युफैक्चरर को भी मिलता है। सेकंड हमारे पास है फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि यहां पर डिवीजन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है और हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट मैनेजर होता है और उस मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी कार्स का डिसीजन खुद ब खुद ले सकता है। बाइक का मैनेजर सारे डिसीजंस खुद ब खुद ले सकता है। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग की डिवीजन का मैनेजर अपना डिसीजन खुद ले सकता है। सो क्योंकि परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर डिपार्टमेंट का, हर डिवीजन का एक सेपरेट मैनेजर अपॉइंट हमने कर रखा है, तो इसलिए डिसीजन लेने में ज्यादा डिले नहीं होता है। हर पर्सन अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन खुद ले सकता है, विदाउट एनी डिले डिसीजन इंप्लीमेंट करना सीख सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे कि आपको पता है हर डिपार्टमेंट का एक परफेक्ट मैनेजर होता है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी दूसरे को नहीं कह सकता। ये नहीं कह सकता कार डिवीजन वाला मैनेजर, ये नहीं कह सकता कि मैं अपना काम नहीं कर पाया बाइक वाले के कारण। बाइक का मैनेजर अलग है, कार का मैनेजर अलग है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेट करना बहुत इजी हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि कार का डिवीजन जो है वो लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो कार का डिवीजन अच्छा काम कर रहा है, अगर लॉस में चल रहा है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लॉस में क्यों चल रहा है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज सेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबल। जो डिवीजन स्ट्रक्चर होता है वो एक फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में डील कर रहे हो, बाइक में डील कर रहे हो, साथ के साथ अदर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, तो आप एक और प्रोडक्ट साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। मान लो अब आप क्लोथ्स में डील करना चाहते हो या फिर आप कॉस्मेटिक्स में डील करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन तीनों डिपार्टमेंट्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये तीनों डिपार्टमेंट्स एज इट इज काम करते रहेंगे। आप साथ में दो डिपार्टमेंट्स, दो डिविजन्स और ओपन कर दीजिए, बिना इन तीनों को डिस्टर्ब किए आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बाइक के परचेज डिपार्टमेंट में से किसी एक वर्कर को ट्रांसफर करना चाहते हैं कार के डिवीजन में, तो आप कर सकते हो, क्योंकि बाइक के डिवीजन में भी परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो बाइक के स्पेयर पार्ट्स परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, और कार की डिवीजन में भी एक परचेज डिपार्टमेंट है जो कार के स्पेयर पार्ट्स, कार के रॉ मटेरियल्स को परचेज करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि परचेज वाले बंदे को यहां पर भी परचेजिंग का काम करना था और यहां पर भी परचेजिंग का काम करना है, तो हम इसको यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो क्योंकि हम डिविजन्स भी ऐड कर सकते हैं, वर्कर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अब जैसे कि आपको पता है बाइक, कार या फिर साइकिल, इन तीनों के अंडर परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। यानी हर डिवीजन के अंडर हर तरह के डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे, और हर तरह के डिपार्टमेंट का क्रिएट करना मतलब सबको अलग अलग रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। बाइक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हमें मशीन लेनी पड़ेगी, कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अलग मशीन लेनी पड़ेगी, साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अलग मशीन लेनी पड़ेगी। यानी यहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आपका डिवीजन बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हो, तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स में आप डील करोगे उतने ही आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सेकेंड हमारे पास है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट्स। यहां पर जो भी डिपार्टमेंट होंगे, जो भी डिविजन्स होंगे, वो केवल और केवल अपने प्रोडक्ट में ही फोकस करेंगे। उनको नहीं मतलब है कि कार कैसा परफॉर्म कर रही है, साइकिल कैसा परफॉर्म कर रही है, बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। वो अपने में मस्त रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं देखते।
हर डिवीजन केवल और केवल सेल्फिश होता है और अपने लिए ही काम करता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि हमने बताया, चाहे फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चाहे डिविजनल स्ट्रक्चर हो, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं। जो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग वाला डिवीजन होगा वो अपने आप को कंपेयर करेगा कार से, और जो साइकिल वाला है वो भी अपने आप को कंपेयर करेगा कार से, जिसके कारण तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। बाइक वाला कह सकता है कि कार वाले को ज्यादा रिसोर्सेज क्यों मिले, साइकिल वाला भी कह सकता है कि कार वाले को ज्यादा रिसोर्सेज क्यों मिले। सो कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों में अराइज होते हैं, चाहे फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर हो चाहे डिविजनल हो। लास्ट हमारे पास है इंक्रीज इन कॉस्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंडर हमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, हर डिवीजन के अंडर हमें सेपरेट वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनको देने पड़ते हैं, मशीन्स इनको देने पड़ती हैं। सो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। लास्ट हमारे पास है सूटेबिलिटी, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। वेयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यहां पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डील किए जाते हैं, उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट है। व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, वो ग्रोथ के प्रोसेस में है, कार के साथ साइकिल्स, कभी बाईसाइकिल्स, कभी क्लोथ्स, कभी कॉस्मेटिक्स, इन सब में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, और उनको और एम्प्लॉयज चाहिए, उनको नए डिपार्टमेंट्स चाहिए, न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको चाहिए। तो उस सिचुएशन में डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करता है और वो ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा।